दोस्तों नमस्कार। ओम ज्ञान वाटिका में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं लोकतंत्र में चुनाव और सत्ताधारी दल। हाल ही में अभी अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और वहाँ सत्ता बदल गई है। और भारत में बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ है, वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ गया है। तो इसके क्या मायने और सबक हैं, इनको इसी पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या सत्ताधारी जनता के प्रति जवाबदेह होता है, यानी जो सत्ता में होता है वह जनता के प्रति कितना जवाबदेह होता है तो क्यों, नहीं होता है तो क्यों, इन सब चीज़ों के क्या मायने हैं। कुछ लोग कहेंगे कि होता है, जबकि कुछ लोग इससे असहमत होंगे और कहेंगे कि नहीं, वह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जो सहमत होंगे उनका कहना होता है कि सत्ताधारी जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वह जनता का सेवक होता है, जनता के लिए काम करता है, तभी वह दोबारा से जनता में आता है। जनता के लिए काम करता है, इसलिए जनता उसे दोबारा चुनती है। सवाल यहाँ यह भी है कि क्या वाकई जनता उसे दोबारा चुनती है, या वो जनता को अपने हथकंडों से प्रभावित करके उसकी चेतना को कुंठित करके अपने अनुकूल बनाता है। सैद्धांतिक रूप में यह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जो दिखता जैसा है वैसा होता नहीं है। जो असहमत हैं वह यह तर्क देते हैं कि जब सत्ताधारी का निजी विकास हो रहा होता है, तब देश या समाज या जनता का विकास होता नहीं दिखाई देता है। होता भी है तो उस अनुपात में नहीं दिखता है जिस अनुपात में सत्ताधारी का विकास हो रहा होता है। सत्ताधारी और उसके चारों तरफ घूमने वाले लोगों का जिस तरह से विकास हो रहा होता है, वैसा जनता का विकास या समाज का विकास या देश का विकास नहीं हो रहा होता है। सत्ताधारी अपना और अपनों का विकास करता है, अपना और अपनों का। जनता हाशिए पर ही होती है। यही वजह होती है कि चुनाव के समय तमाम तरह के भ्रम और झूठ फैलाए जाते हैं। प्रचार तंत्र के माध्यमों से अधिकतर जनता इस झांसे में आ जाती है। वैसे तो सत्ता के साथ मिलकर समाज का जो तबका मलाई खा रहा होता है, वह माहौल बनाता है और अपने आका के पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ता है। कई बार अपने निजी प्रभाव से, तो कई बार दबंगई से और कई बार लालच देकर। इन्हीं सब कारणों से सत्ताधारी दल निश्चिंत रहता है कि उसकी सत्ता जाएगी नहीं और चुनाव दर चुनाव वह सत्ता में बना रहेगा। एक और वजह होती है, सत्ताधारी यह जानता है कि तकरीबन आधे मतदाता वोट नहीं देते हैं। आधे में से आधे को वह भरमा लेगा और आधे बढ़ जाएंगे। इस तरह उसकी सत्ता सुरक्षित हो जाती है। जो भी राजनीतिक दल इस काम में महारत हासिल कर लेता है, वो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहता है। लोकतंत्र में अक्सर यही फार्मूला चलता है। दुनिया के किसी भी देश में बदलाव तभी आता है जब जनता मुखर हो जाती है और उदासीन वोटर भी मतदान करता है। इसके बाद सत्ताधारी दल के सारे हथकंडे असफल हो जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उदासीन मतदाता वोट देने बूथों तक गया, मतदान किया, उसने अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट किया, तो वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, वह दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये अमेरिका में भी एक इतिहास बन गया। जबकि डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत गए, 78 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बन गए। यह भी एक रिकॉर्ड बन गया। उनकी पार्टी की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई। वो पहली महिला हैं जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी हैं और पहली अश्वेत महिला भी हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। यह भी एक रिकॉर्ड बन गया। यह सब कुछ हुआ तब जब
अमेरिकी जनता के बीच का उदासीन वोटर मुखर हुआ। उसे लगा कि ट्रंप को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है, तो वह मतदान करने गया और सत्ता के स्वरूप को बदल दिया। भारत में ऐसा कम हो पाता है, जिसका उदाहरण ताज़ा है बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनकी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस गठबंधन को एनडीए कहते हैं और एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिल गया है। हालांकि सीटें इतनी कम मिली हैं कि आगे इसके परिणाम दुष्परिणाम सामने आएंगे ही। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का कद घट गया है, उनके दल की सीटें बहुत कम हो गई हैं, जबकि भाजपा की सीटें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो भाजपा पहले छोटे भाई की भूमिका में होती थी, अब वह बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे, लेकिन वह अपने पद पर कब तक बने रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इस चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली है। यह सियासी शिकस्त उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा ने ही दी है। भाजपा की रणनीति में उलझे नीतीश बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं, वही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। इसके परिणाम आगे चल के देखने को मिलेंगे ही। बिहार विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है। सत्ताधारी निश्चिंत था कि उसकी जीत तय है और वह अपनी जीत मानकर ही चल रहा था। दरअसल वहाँ पर बहुत सुनियोजित तरीके से विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया था। प्रचार माध्यमों और उन अन्य तरीकों से विपक्ष को नकार दिया गया था और बार बार ये सवाल किया जाता था कि यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, और इसीलिए जो है सत्ताधारी दल निश्चिंत था कि वह पुनः सत्ता में आ जाएगा। लेकिन चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान जनता इतनी मुखर हुई, कुछ जनता के मुद्दे सामने आए और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव 31 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी टक्कर दी कि भाजपा को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ा। तब भी बहुत मुश्किल के साथ वे सत्ता में वापसी कर पाए। एक तरीके से देखा जाए तो यह चुनाव तेजस्वी यादव हार कर भी जीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिहार की जनता में एक चेतना विकसित कर दी है, जो आगे चल के किसी भी सत्ताधारी के लिए चुनौती साबित होगा। हालांकि जब चुनाव के दौरान आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की तरफ से यानी महागठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन को चुनौती मिली, तो वो थोड़ा घबराए, लेकिन अपने फार्मूले पर कायम रहा। उसे मालूम था कि उदासीन मतदाता मुखर नहीं होगा। हुआ भी तो वह वोट देने नहीं जाएगा, और हुआ भी यही। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, तब बिहार से चलने वाली रेलगाड़ियों में बैठकर हजारों लोग पलायन कर रहे थे। सुबह वोटिंग होनी है और रात में लोग स्टेशन पर पड़े रहते थे और ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे होते थे। उन्हें मुंबई, पुणे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य देशों में जाने की बेताबी रहती थी। जब उनसे पूछा जाता था कि आप जो है मतदान करके क्यों नहीं जा रहे थे, तो उनका कहना होता था कि मतदान करके क्या करेंगे, हमारे में कोई बदलाव नहीं आना। इसी तरह कई लोगों से पूछा गया तो वो ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता पाए, ना ही देश के मुख्यमंत्री का नाम, ना ही देश के प्रधानमंत्री का नाम बता पाए। यही वह लोग थे जो लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने को मजबूर हुए थे। यही वह लोग थे जो अब भी रेल और बसों में महंगा किराया चुकाकर अपना घर बार परिवार छोड़कर या लेकर चले जा रहे थे। इन्हीं के हाथ में प्रदेश की सत्ता की चाबी थी और यही लोग उसे रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर फेंक कर दूसरे प्रदेशों के लिए चले जा रहे थे।
सत्ताधारी दल जानता था ऐसे लोग वोट नहीं देते हैं, देते भी हैं तो बढ़ जाते हैं। यह ऐसे लोगों के लिए 5 किलो अनाज, मुफ्त गैस सिलेंडर और खाते में 500 रुपया ही पर्याप्त होते हैं। इनकी चेतना इससे आगे इन्हें नहीं सोचने देती है। यह जाति और धर्म के नाम पर बिखर जाते हैं। इस तरह सत्ताधारी दल का काम आसान हो जाता है, या हर उस चतुर चालाक सियासी दल का काम आसान हो जाता है जो इस रणनीति का इस्तेमाल करना जानता है। बिहार में विपक्ष इनके सहारे सत्ता का ख्वाब देख रहा था कि इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को उभार कर वह इनका वोट हासिल करके सत्ता को हासिल कर लेगा। लेकिन ये खुद ही पलायन कर गए, वोट देने ही नहीं गए, तो विपक्ष के ख्वाब तो टूटना ही था। बेरोजगारी और पढ़ने लिखने वाला युवा धर्म और जातियों में बंट गया। उसे अपनी पढ़ाई और नौकरी से अधिक प्यारा धर्म लगा और जाति लगी। वह या तो मतदान करने नहीं गया, और यदि गया भी तो जाति धर्म के नाम पर वोट दे आया। एक विभाजित समाज में सत्ता हासिल करना किसी भी सत्ताधारी के लिए मुश्किल नहीं होता है, खास करके तब जब उसके साथ पूंजीपति हो। प्रचार करने के लिए धन यदि मिल रहा हो तो किसी को भी उदासीन और जागृत बनाया जा सकता है। दरअसल प्रचार की बुनियाद ही झूठ पर टिकी होती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब भ्रम फैलाना हो, सत्य को छिपाना हो, झूठ को फैलाना हो। जाति धर्म के नाम समाज को विभाजित करके सत्ताधारी अपना मकसद पूरे कर लेते हैं। इस तरह विकास एक छलावा सिद्ध हो जाता है। बिहार में काबा सवाल चुनाव से पहले उछला था। उसके जवाब में कई तर्क दिए गए, लेकिन सभी असलियत से दूर थे और हर कोई इससे वाकिफ था। लॉकडाउन में लाखों लोग बिहार लौट कर आए। अब वह फिर उन्हीं जगहों को चले गए जहाँ से लौट कर पैदल आए थे, ट्रकों में भर भर कर आए थे, साइकिल से आए थे, ठेलियों से आए थे। इसी तरह लाखों लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं बिहार के। बेशक उन प्रदेश के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है जहाँ पर ये नौकरी हासिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई तक के अस्पतालों में बिहार के लोग इलाज के लिए भटकते मिल जाएंगे। इसी तरह युवा पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भटकते मिल जाएंगे। यह लोग अपने प्रदेश में अस्पताल और कॉलेज के लिए मतदान तक नहीं करते भी हैं तो जाति और धर्म देखते हैं। ऐसी चेतना वालों की नियति ही होती है पलायन। कभी इलाज और दवाई के लिए, तो कभी पढ़ाई के लिए, तो कभी कमाई के लिए। ऐसे लोगों को भटकना ही पड़ता है।